कार्यक्रम के अंतर्गत हम हिंदी भाषा के बारे में बात करते हैं, उनके विकास के बारे में बात करें, चल रहे हैं उनके संबंधित कार्य के बारे में हम बात करें। आज का कार्यक्रम बहुत ही खास हमारा है क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं भारत से हमारे मेहमान, साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई से आए हुए हैं और इस भाषा को लेकर चल रहे काम के बारे में आज हमारे मॉरिशस में हमारे स्टूडियो में आकर बात करने वाले हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव असीम जी। अब एक साहित्यकार है हिंदी के और हिंदी संस्कृति और अंग्रेजी की में दक्षता है आपके साथ। और हमारे साथ भी है संजीव वर्मा सैलिल जी। अब एक सिविल इंजीनियर है, एक साहित्यकार भी है और पेशे से एडवोकेट है। दोनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। तो अरविंद जी, सबसे पहले आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा अपने परिचय के बारे में थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को बताइए। वर्तमान समय में एक लेखक के रूप में, कवि के रूप में, ज्योतिषाचार्य के रूप में, वास्तुशास्त्री के रूप में मैं विभिन्न संस्थानों में काम कर रहा हूँ। विशेष रूप से गुजरात यूनिवर्सिटी में ज्योतिष और वास्तु ये दोनों चीज़ें पढ़ाता हूँ। इसके संग में ट्रांसलेटर के रूप में भी काम करता हूँ, बुंदेली और अंग्रेजी में। और संस्कृत में भी आप की दक्षता है, मतलब पढ़ाई हुई है, आप पढ़ाते भी। जुड़ा रहा हूँ, लेकिन मुख्य काम हिंदी और अंग्रेजी में ज़्यादा है। और संजीव जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं हिंदी का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ। पिछले 55 साल से हिंदी साहित्य में सृजन कर रहा हूँ। छंद विधा पर मेरा थोड़ा सा योगदान है। 500 नए छंदों का आविष्कार मैंने किया है। माँ सरस्वती की कृपा से सरस्वती जी के 51 सरस्वती वंदनाएँ मैंने लिखी हैं। नवगीत पर मेरे 3 संग्रह प्रकाशित हैं। भक्ति गीत मेरे 2 संग्रह प्रकाशित हैं, कविताओं के संग्रह प्रकाशित हैं। और हिंदी में तकनीकी लेखन के ऊपर मेरा विशेष ध्यान है। हम लोगों ने 1969-70 में हिंदी में पहली इंजीनियरिंग डायरी अभियांत्रिकी दैनंदिनी प्रकाशित की थी, जिसमें हमने सबसे पहले हिंदी के तकनीकी जो प्रावधान हैं, मानक हैं, उनको उस डायरी में समाहित किया था। बहुत ही सुंदर। आपने कहा कि हिंदी का एक छोटा सा आप लेखक है, लेकिन लगे हाथ आप दर्शकों को बता देंगे कि अगर आप हिंदी प्रेमी और हिंदी साहित्य को आपने पढ़ा है तो ज़रूर महादेवी वर्मा जैसे ही महान साहित्यकार के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो आप उनके भतीजे भी है। ये मेरा सौभाग्य है, पूर्व जन्म के पुण्यों का सुकृत है कि मुझे पूज्या बुआ श्री के श्री चरणों में बैठने का, उनके हाथ से फुलके खाने का, उनके पैर दबाने का सौभाग्य मिला है। ये मेरा पूर्व जन्म का। बहुत ही सुंदर। अभी तो ऐसे समय निकाल कर हम आपकी संस्था के बारे में बात करना चाहेंगे। अरविंद जी, थोड़ा सा साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था जो मुंबई में पाया जाता है, उनके बारे में बताइए। देखिए, उनके 2 क्षेत्रों में कार्य है। मुख्य रूप से भगवान राम के बारे में लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करना भारत के बाहर। भारत में तो अवेयर है, मॉरिशस में भी अवेयर है, लेकिन कुछ ऐसे देश, जैसे उदाहरण के लिए इंडोनेशिया में प्रथम विश्व सम्मेलन हुआ। उस प्रथम विश्व सम्मेलन में भारत से भी उन्होंने इनवाइट किए थे। उसमें प्रथम वक्ता बनने का मुझे अवसर मिला। और इसके अलावा दूसरा, रामकथा के अलावा वो हिंदी के क्षेत्र में भी कार्य करते हैं, पीएचडी अवार्ड करते हैं। बहुत सा जो लेखन कार्य है वो हिंदी में ही चल रहा है। और वो लेखन कार्य भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर बहुत से देशों में उनका लेखन कार्य पहुंच रहा है। तो इस तरह से रामकथा और हिंदी, इन दोनों को वो लेके चल रहे हैं और दोनों क्षेत्रों में बड़े विस्तृत रूप में काम कर रहे हैं। 36 देशों में हमारे जो सचिव महोदय हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी, वो 36 देशों में अभी तक जा चुके हैं और इन दोनों क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया है। निकट भविष्य में फिजी में वो इस तरह का कार्य करने जा रहे हैं इसी माह से। तो रामचरितमानस या फिर हिंदी भाषा के बारे में बात करेंगे तो मॉरिशस में ही हिंदी भाषा की पढ़ाई तो होती है और विकास भी हो रहा है। हिंदी भाषा के बहुत सारे साहित्यकार भी है यहाँ पे। लेकिन शैली जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आप आए हैं और आप एक साहित्यकार हैं, आपने कई पुस्तकें की रचना की है। तो मॉरिशस में हिंदी का भविष्य आप किस तरह से देखते हैं? मॉरिशस को हम लोग लघु भारत के रूप में देखते हैं। और जिस तरह भारत की एक विशेषता है कि वहाँ अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है, यही विशेषता मॉरिशस में भी है। मॉरिशस बहुभाषी देश है और इस बहुभाषी देश में हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि हिंदी की एक प्रकृति है कि हिंदी विश्व की हर भाषा के शब्दों को बहुत आसानी से ग्रहण करती है। कुछ शब्दों को ज्यों का त्यों ग्रहण करती है। जैसे हम हिंदी में
बस स्टैंड का उपयोग कर लेते हैं, रेल का उपयोग कर लेते हैं, टेलीफोन मोबाइल का उपयोग कर लेते हैं। कुछ शब्दों का हम हिंदीकरण कर लेते हैं, जैसे हमने हॉस्पिटल को अस्पताल बना लिया। तो इस तरह हम शब्दों का देशीकरण भी करते हैं। तो मॉरिशस में भी हिंदी का यही भविष्य है कि मॉरिशस में हिंदीतर जो भाषाएं बोली जाती हैं हिंदी के अलावा, उन भाषाओं के उपयोगी शब्दों को हम हिंदी शब्दकोश में जोड़ लें। जैसे अंग्रेजी हर साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में विश्व की तमाम चुनिंदा भाषाओं के चुनिंदा शब्द लेकर जोड़ लेती है और घोषित करती है कि हमने यही शब्द जोड़ लिए, उससे अंग्रेजी समृद्ध होती है। इसी तरह हिंदी समृद्ध होगी, हम उन भाषा के शब्दों को जोड़ लें जो हमारे पास नहीं है, जो कठिन है उन शब्दों को सरल बना लें, क्योंकि भाषा जिंदा रहती है लोक से, लोक यानी आम आदमी। तो भाषा के दो प्रकार हैं, एक भाषा जो आम जीवन में आती है, जो आम बोलचाल की भाषा है, दूसरी विद्वत वर्ग में बोली जाती है, जो विद्वानों की भाषा है, शोध की भाषा है। हिंदी में ये सामर्थ्य है और इतने शब्द भंडार है, क्योंकि हिंदी जो संस्कृत और प्राकृत से अपभ्रंश से अपने आप को रस ग्रहण करती है अपनी जड़ों में, उसको बोलियों के साथ समृद्ध करती है। तो भारत में 550 के आसपास बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी उन सब से रस ग्रहण करती है और वो रस मॉरिशस को देती है। तो मॉरिशस की बाकी बोलियों के साथ हम भाईचारा स्थापित करें, उनके शब्दों को हिंदी शब्दकोश में स्थान दें, उनका उपयोग करें और हिंदी में तकनीकी लेखन को हम बहुत महत्व दें, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी के सामने सबसे बड़ा संकट रोजगार का है। भारत में भी, मॉरिशस में भी होगा। हाँ, लगे हाथ बीच में आपसे ये बांटना चाहूँगा कि कई जो नौजवान लोग यहाँ पे हिंदी की पढ़ाई करते हैं, अपने आप से कहीं कहीं ना कहीं पूछते हैं कि हिंदी भाषा मुझे भविष्य में क्या देने वाली है? एक रोजगार तो देने वाले, नौकरी देने वाली, इससे मैं अपना घर चला पाऊंगा कि नहीं? ये प्रश्न उन लोगों के मन में हमेशा रहता है। इसमें मैं आपसे एक बात कहूँ, भारत को लेकर बात करता हूँ क्योंकि वहाँ रहता हूँ। भारत में जितने डॉक्टर्स अभी काम करते हैं, उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से MBBS किया, लेकिन वो पेट कैसे पाल रहे हैं? वो मरीजों से सारी बात हिंदी में करते हैं। मरीज को दवाई कैसे लेना ये हिंदी में समझाते हैं, उसकी बीमारी क्या है, सावधानी क्या रखना ये हिंदी में बताते हैं। लेकिन पढ़ाई अंग्रेजी की? पढ़ाई अंग्रेजी से इसलिए की क्योंकि हिंदी में किताबें नहीं थी। अच्छा। लेकिन उनका पेट पालने का काम हिंदी कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य से उनका जो व्यवसाय है वो हिंदी की रोजगार परकता में नहीं जोड़ा जाता। मैं 40 साल मध्य प्रदेश PWD में इंजीनियर रहा हूँ। मैंने पढ़ाई अंग्रेजी से की क्योंकि हिंदी में किताबें नहीं थी, लेकिन मैंने पूरे जीवन में अपने ठेकेदारों के साथ, मिस्त्रियों के साथ, कारीगरों के साथ, मजदूरों के साथ, बाबुओं के साथ या उच्च स्तर पर अधिकारियों के साथ या नेताओं के साथ बात हिंदी में की। तो मेरा पेट किसने भरा, हिंदी ने कि अंग्रेजी? हिंदी ने। तो यही कठिनाई है कि हम हिंदी की रोजगार परकता जो है उसके आंकड़े अंग्रेजी को दे देते हैं और ये कहते हैं हिंदी से कुछ नहीं मिलता, हिंदी ही सब कुछ दे रही है। और यही स्थिति मॉरिशस में है, क्योंकि आप अगर अपने घर में भोजपुरी बोलते हैं तो वो भी हिंदी का एक प्रकार है। आप अपने बड़ों से भोजपुरी में बात करते हैं, अपने बच्चों को हिंदी में निर्देश देते हैं। बाजार में आप एक बाजार में जो भाषा बोली जाती है वो बोलते हैं, लेकिन वो भाषा आपके पूरे जीवन की भाषा नहीं है। वो एक, जैसे आप खड़े होते हैं सड़क के ऊपर, तो जो भी बाजार दुकानदार होगा उससे उस भाषा में बात करेंगे, लेकिन शेष समय घर के अंदर तो आप हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। और हिंदी उनकी विरोधी नहीं है, हिंदी उनकी पूरक है। उन भाषाओं में जो शब्द नहीं है वो हिंदी उनको दे सकती है। भारत में जैसे हमारी बोलियां हैं, इन बोलियों को शब्द हिंदी के माध्यम से मिलते हैं और जो उसे ग्रहण नहीं करते वो बोलियां सीमित रह जाए। जैसे हमारी गोंडी है, हल्बी है, जो ट्राइबल की आदिवासियों की भाषाएं हैं, इन्होंने वो शब्द नहीं ग्रहण किए तो ये अपने परिवारों तक या कुछ कुनबों तक सीमित रह गई, जिनको हम मरण प्राय, मरने वाली भाषाएं बोलते हैं। तो गंगा में जो भी नदी नाला मिलता है वो गंगा हो जाता है। तो हिंदी वो भाषा की गंगा है। यहाँ जिस भाषा के जो शब्द मिलेंगे वो हिंदी हो जाएंगे। ये जो आपने कहा कि हिंदी की एक अलग प्रकृति है, किस तरह से वे अन्य भाषा के शब्दों को अपने आप में अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, यही प्रकृति हमने यहाँ की भोजपुरी में भी देखी है। हाँ। ये प्रश्न मेरा ये है कि भारत की भाषाओं को छोड़कर अन्य भाषाओं में क्या ये प्रकृति भी है कि अन्य शब्दों को अपने आप में ग्रहण कर लेते? देखिए, पूरे विश्व में जो जीवंत भाषाएं हैं, हम जानते हैं अतीत की बहुत सारी भाषाएं मर गईं। भारत में भी थी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। क्यों मरी? क्योंकि वो देश काल के परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाई, उन शब्दों को नहीं ले पाई। हिंदी इसीलिए, हिंदी की बहुत पुरानी भाषा तो नहीं है, लेकिन केवल 1000-1200 वर्षों में
हिंदी ने जितना विकास किया है, आज आपको मैं बताऊं, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, वहां पर हम बीई की पढ़ाई, एमटेक की पढ़ाई, बीटेक की पढ़ाई, हिंदी की किताबें हैं, बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में उत्तर लिखते हैं। एमबीबीएस की किताबें हिंदी में हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, उत्तर लिखते हैं। अब और आगे जो नए विषय आ रहे हैं, जैसे आपको आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, इसके लिए भी हिंदी में किताबें तैयार की जा रही हैं। अटल बिहारी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय है भोपाल में, वहाँ लगातार हिंदी की नई किताबें लिखने का काम हो रहा है। मॉरिशस के लिए तो ये बहुत सुविधा है कि अगर मॉरिशस सरकार एक पत्र भारत सरकार को या मध्य प्रदेश सरकार को लिख देगी तो वो सारी तकनीकी किताबें यहाँ आ सकती हैं। तो मॉरिशस में जो इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, मेडिकल की शिक्षा हो, वो हिंदी के माध्यम से हो, और उसमें मॉरिशस की अन्य भाषाओं के शब्द भी जोड़े जाएँ। क्योंकि मुख्य बात क्या है कि हमको ज्ञान विद्यार्थी तक पहुँचाना है और उस ज्ञान का लाभ आम आदमी को देना है। ये तभी होगा जब हम आम आदमी और विद्वान के बीच के सेतु को शब्दों से पाटेंगे। बहुत ही सुंदर। मतलब तकनीकी साइड को हम देखेंगे तो हिंदी को बढ़ावा देना है तो तकनीकी का भी उसको अपनाना होगा और इस भाषा के जरिए तकनीक को भी सिखाना होगा अपने छात्रों को। अभी हमने मॉरिशस के स्तर के बारे में बात की, भारत के स्तर के बारे में बात की, विश्व स्तर के बारे में बातें करेंगे। अरविंद जी, आपसे हिंदी भाषा का क्या स्तर है विश्व के इस मंच पर? देखिए, जो सर्वे लेटेस्ट हुए हैं उसके अनुसार दुनिया में सबसे तेज़ी से प्रगति करने वाली अगर कोई भाषा है तो वो हिंदी है। और कुछ सर्वे बताते हैं कि वर्तमान में 1 अरब से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं या प्रयोग में लाते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। अभी जो संकेत मिल रहे हैं कि यूएनओ भी अपनी अधिकृत भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने वाली है। और जो मेरा विभिन्न देशों में जाके वहाँ के लोगों से मिलना, लगभग 16 देशों में मुझे जाने का अवसर मिला, और हिंदी के कार्यों से या रामकथा के कार्यों से मैं वहाँ गया, तो ये देखा कि हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता है। हिंदी लोग इसलिए भी सीखना चाहते हैं, जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है कि उन्हें कोई फॉरेन लैंग्वेज लेना है तो वो हिंदी लेते हैं। उसका कारण क्या है कि हिंदी भाषा बहुत सरल है, आसानी से बच्चे उसे समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, कोई स्पेलिंग वाली समस्या नहीं होती है। तो हिंदी की जो अगर विश्व स्तर पे देखी जाए, 500 से अधिक यूनिवर्सिटी, 170-180 के करीब विश्वविद्यालय, जो दुनिया में सबसे अच्छे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाती है। पीएचडी लेवल तक वहाँ पे चल रहा है कार्यक्रम। तो इस समय हिंदी की बहुत तीव्र प्रगति, इतनी दुनिया की जितनी विकसित भाषाएं हैं, फ्रेंच हो या अंग्रेजी हो, इनको इस लेवल पे आने में 400 वर्ष 500 वर्ष लगे हैं। इससे कम समय में ये भाषाओं की प्रगति नहीं हुई। लेकिन अगर हिंदी का देखा जाए तो प्राकृत और अपभ्रंश, उस काल को अगर हम छोड़ के अभी देखें, जो आधुनिक समय चल रहा है, तो हमने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा विकास किया है हिंदी के क्षेत्र में। और हिंदी के प्रति चाइना में भी, अभी लेटेस्ट जो वहाँ की रिपोर्ट है, चाइना में भी बहुत बड़ी संख्या में ट्रांसलेशन का काम चल रहा है। कार्यक्षेत्र के बारे में बात करना चाहेंगे सैलिल जी। वर्तमान समय में हिंदी को लेकर कौन कौन से कार्यक्षेत्र उपलब्ध है, नौजवान लोग उसको अपना सकते हैं? हिंदी को लेकर जो बात की है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, मेडिकल यानी आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में, कंप्यूटर यानी संगणक के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में, विश्व का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हिंदी में किताबें नहीं हैं, हिंदी में ज्ञान नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी हाल में उसके ऊपर भी काम हो रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स टुडे करके एक पत्रिका आती है, उसको भारत की उठाकर देखें तो उसमें हर क्षेत्र के नवीनतम शोधों के ऊपर तकनीकी लेख हिंदी में आते हैं। और ये आज नहीं हो रहा, ये कार्य जैसे मैंने बताया कि सन 80 के आसपास शुरू हम लोग कर चुके थे। सबसे पहली इंजीनियर्स डायरी हम लोगों ने छापी। मेरा एक अपना लेख था, वैश्विकता के निकष पर भारतीय अभियांत्रिकी संरचनाएं। इसको भारत के महामहिम ये इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की तरफ से एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें ये लेख द्वितीय पुरस्कृत हुआ और भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने पुरस्कार चेन्नई में दिया। तो ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स बड़ी संख्या पर काम करता है। इंडियन जियोटेक्निकल सोसाइटी, जिसका मैं जबलपुर चैप्टर का चेयरमैन हूँ, तो उस नाते हम वहाँ भूगर्भीय विज्ञान के बारे में सारा तकनीकी ज्ञान हिंदी में देते हैं। हिंदी में बच्चों को पढ़ाया जाता है बीटेक में, एमटेक में। तो लगातार, और आपको एक चीज़ और शायद मालूम हो कि विश्व में सबसे अधिक किताबें हिंदी भाषा में प्रकाशित होती हैं। तो बहुत जल्दी आप ये देखेंगे
कि विश्व के अन्य देशों में अन्य भाषाएं हिंदी के ग्रंथों को लेकर अनुवादित करेंगी। जैसा आप बता रहे हैं, विज्ञान को छोड़ के बाकी जगह तो है ही है, लेकिन विज्ञान और तकनीक में हिंदी जिस तेजी से बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में तो हो ही चुका है, बहुत जल्दी छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इनमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ हिंदी में पढ़ाई शुरू और होने वाली है। ये जो आप बात कर रहे हैं हिंदी का जो टेक्निकल साइड है, लेकिन अभी थोड़े थोड़े से विधा के बारे में बात हाँ। करेंगे। आपकी ही विधा के बारे में बात करना चाहेंगे। तो हिंदी हिंदी काव्य में छंद की क्या विशेषता है? हाँ, देखिए, छंद जो है संस्कृत से उत्पन्न होता है। छंद का अर्थ होता है छा जाना। जब कहीं ध्वनि होती है तो उसकी तरंगें फैलती हैं, पूरे परिवेश पर छा जाती हैं। विज्ञान कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति भी ध्वनि से हुई। विज्ञान कहता है कि बिग बैंग थ्योरी, कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उससे सृष्टि बनी। हमारा आध्यात्म दर्शन कहता है कि अनाहद नाद से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और अभी सूर्य का जो सर्वे हुआ, उससे सूर्य से निकलने वाली तरंगों में वही 3 ध्वनियां पाई गई, आ, उ और म की। तो वो जो शब्द हम कहते हैं कि ओम अनाहद नाद है, उससे सृष्टि बनी, उसको विज्ञान भी उसकी पुष्टि करता है। तो हिंदी तकनीक की भाषा, धर्म की भाषा, मर्म की भाषा है। और हिंदी का जो छंद है वो छा जाता है सर्वत्र। और ये छंद जो है, ये छंद भाषा के व्यवस्थित रूप लेने के पहले, लिपि का आविष्कार होने के पहले प्रकृति से ग्रहण किया। हमारे यहाँ छंद की परिभाषा में भुजंग प्रयात एक छंद है। भुजंग प्रयात छंद बनता है सर्व की फुफकार से। तो हम जल प्रवाह की कलकल से, पक्षियों के कलरव से, मेघ के गर्जन से, सिंह के दहाड़ने से, वहां से छंद ग्रहण करते हैं। वहां से हम ध्वनि पकड़ते हैं। ध्वनि को पकड़कर कुछ ध्वनियों को जोड़ते हैं तो ध्वनि खंड बनते हैं। ध्वनि खंडों को इस तरह रखते हैं कि उनका लय पूर्वक गायन हो सके, वहां से लय बनती है। और जब वो बन जाता है, लोक गाता है उसको। हमारे यहाँ गीत, आपके यहाँ मॉरिशस में ऐसा ही होता होगा कि मचान पे खेत में शाम को खड़ा है कोई किसान, अकेलापन लग रहा है, भय लग रहा है, तो वो गाना शुरू करता है, कुछ बिल्कुल। गुनगुनाता है। बिल्कुल। उसकी पंक्ति को दूर कोई सुनता है, अपरिचित किसान, फिर दोहराता है, फिर उसी लय में वो गुनगुनाता है, फिर तीसरा गीत बन जाता है। कबीर कबीर तो किसी विश्वविद्यालय में नहीं गए, मीरा किसी विश्वविद्यालय में नहीं गई, रैदास किसी विश्वविद्यालय में, इन्होंने खूब छंद लिखे। तो जो जिसमें लय हो, जिसमें रस हो, जिसमें भाव हो, जो मन से मन तक पहुंच जाए, वो छंद है। आप आए मॉरिशस में, ज़रूर आपने मॉरिशस की सुंदरता को देखी है, तो थोड़ा बहुत आपने सोचा भी होगा, लिखा भी होगा मॉरिशस के बारे में। थोड़ा-सा हम आपके मुखारबिन से सुनना चाहेंगे। मॉरिशस को मैं देखकर अभिभूत हूँ। भारत में हम जो पर्वतों का, जंगलों का सौंदर्य देखते हैं, नदियों का कलकल प्रवाह सुनते हैं, वही पर्वत मैं यहाँ देख रहा हूँ। लॉन्ग माउंट की तो सुंदरता देखकर हम धन्य हो रहे हैं। चारों ओर उसकी परिक्रमा हम बार बार करते हैं, समुद्र को देखते हैं। और कल जब हम भाई जी के यहाँ बैठे थे, तो वहीं बैठे बैठे एक सोनेट मैंने लिखा। सोनेट तो आप जानते हैं कि इटली का छंद है, हाँ, शेक्सपियर ने लिखा है, मिल्टन ने लिखा है। तो उस सोनेट पर एक सोनेट मैंने मॉरिशस ज़रूर, को लेकर बनाया, ज़रूर। प्रस्तुत करता हूँ कि समुद्र शिखर जंगल हरियाली, समुद्र शिखर जंगल हरियाली, सूर्य रश्मि शशि किरण नाचती, मॉरिशस की छटा निराली, प्रणय पत्रिका पवन बाँचती, और भारत का लघु रूप मनोहर। भारत का लघु रूप मनोहर, स्वाभिमान, श्रम, निष्ठा, अनुपम। ये 3 चीजें हमारे गिरमिटिया लाए थे। अपना स्वाभिमान, श्रम करने की भावना, और मातृभूमि के प्रति, भारत के प्रति निष्ठा। कि स्वाभिमान, श्रम, निष्ठा, अनुपम, गिरमिटिया सभ्यता मनोहर, सकल विश्व में चमके चमचम, मान अतिथि को मिले देवसम। मान अतिथि को मिले देवसम, शांति सौख्य सद्भाव प्रवाहित, लोकतंत्र का फहरे परचम, जनगण मन उद्यान सुवासित, भोजपुरी कुल गौरव थाती, हिंदी है हृदहार संगाती, समुद्र शिखर जंगल हरियाली, सूर्य रश्मि शशिकरण नाचती। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत मॉरिशस में हम रहते हैं, उनकी सुंदरता को हम देखते ही है, लेकिन आज आपकी इस रचना के जरिए हम मॉरिशस की एक अलग सुंदरता को हम देख रहे हैं। अरविंद जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक प्रश्न है कि आपने कई देशों को देखा, भ्रमण किया है, हिंदी को लेकर वहाँ पे चर्चाएं हुई है, तो अन्य भारत और मॉरिशस के अलावा अन्य देशों में हिंदी का किस तरह से विकास हो रहा है? देखिए, बहुत से देशों में तो हिंदी अभी एकदम से बहुत आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन हमारा पड़ोसी देश नेपाल है,
वहाँ पे हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ऐसा आकलन है कि अभी लगभग 60% से अधिक लोग वहाँ पे हिंदी परिवार में, घर में बोलते हैं। हालांकि अभी वहाँ नेपाली भाषा को प्रमुखता देते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में नेपाल में बहुत प्रमुख भाषा या मुख्य भाषा के रूप में हिंदी प्रतिष्ठित हो जाएगी। इसके अलावा अभी जो प्रभाव देखा है वो यूएई में बहुत ज़्यादा दिखा है। वहाँ के जो कोर्ट हैं वो भी अपने डिसीजन अंग्रेजी के अलावा हिंदी में दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोविंस है, वहाँ पे सरकार के सामने प्रस्ताव आया था कि हिंदी में क्लासेस शुरू की जाएं अनिवार्य रूप में, तो उसका शायद विक्टोरिया प्रांत है, तो वहाँ पे भी हिंदी में क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो बहुत से देशों में तो प्रगति काफ़ी अच्छी है। कुछ देशों में सामान्य प्रगति है, एकदम से हम कहें कि बहुत ज़्यादा प्रमोशन हुआ है उतना तो नहीं है, लेकिन अभी भी ये माना जाता है कि हर 6 या 7 लोगों में, आप विश्व में कहीं भी चले जाएं, 6 या 7 लोगों में 1 और 2 लोग हिंदी जानने वाले होते पूरी दुनिया में। तो ये बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है। इतनी इंग्लिश भी नहीं जानते लोग। आप रसिया चले जाएं, चाइना चले जाएं, बहुत से देश हैं जहाँ इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते। आप गुड मॉर्निंग भी बोलेंगे वो जवाब नहीं देंगे गुड मॉर्निंग का, और नमस्कार करेंगे तो वो जवाब दे देंगे। ये रूस का हम आपको बता रहे हैं। तो बहुत से देश हैं कि जहाँ पे हिंदी के लिए बहुत काम हुआ है, जैसे गोयाना है, सूरीनाम है, यूएई है, कनाडा में भी बहुत सी यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जा रही, क्योंकि भारतीय बहुत हैं वहाँ पे। तो हिंदी का प्रभाव कुछ देशों में तो बड़ी तेजी से हुआ है। साहित्य के साथ साथ हिंदी सिनेमा का भी प्रभाव रहा है बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई देशों ने हिंदी को हाँ अपनाया बिल्कुल है बिल्कुल। सिनेमा के जरिए। आप देखें दक्षिण अफ्रीका में हिंदी फिल्में रिलीज होती हैं, चलती हैं। 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण पूरी दुनिया में प्रभाव बढ़ा है, उसमें से हिंदी फिल्म का बहुत प्रभाव है। बड़ी मज़ेदार होती हैं हिंदी फिल्में, पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। एक घटना छोटी सी बताना चाहूँगा कि इंडोनेशिया में हमारा दल वहाँ पे एक जहाज़ में था, और हम लोग फिल्मी गाने गा रहे थे, कुछ लोग नृत्य भी कर रहे थे। तो वहाँ पे एक इंडोनेशिया का ही चश्मा बेचने वाला आया, तो कुछ देर तो वो देखता रहा। फिर उसने कहा कि बोला तो वो अपनी इंग्लिश में कि मैं भी एक गीत गाना चाहता हूँ। हमने बोला बिल्कुल गाइए आप। उसने हिंदी में किशोर कुमार का बहुत अच्छा गीत गाया। तो हम लोगों ने पूछा कि आपको हिंदी नहीं आती है, आपने ये गाना कैसे हिंदी में गा लिया? तो उसने बताया कि हमें इंडिया की फिल्म्स बहुत अच्छी लगती है, क्या बात। ये गाना हमारे हृदय को छू गया तो हमने सीख लिया, भले ही हमें पूरा अर्थ नहीं मालूम है। ये सारी बात उसने बताई, तो लगता है कि हिंदी फिल्मों का बहुत प्रभाव हुआ है। दूसरा, क्रिकेट के माध्यम से भी हिंदी पहुंची है। तीसरा, इंडिया का बाजार इतना बड़ा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी आता है तो वो नमस्ते व नमस्कार करके बोलता है। ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी आते हैं वो भी नमस्ते करते हैं। इटली की प्रधानमंत्री भी अभी अमेरिका गई, लेटेस्ट आपको बता रहे, तो उन्होंने ट्रंप को नमस्ते करके बोला। तो इससे लग रहा है कि सारी दुनिया में हिंदी का प्रभाव आज बहुत गति से बढ़ रहा है। और चौथा प्रभाव हमारे क्या है कि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वो हिंदी में ही बोलते हैं। इसका भी बहुत प्रभाव पड़ा है। भूटान में आप देख लें, नेपाल में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, सब हिंदी जानते हैं। पाकिस्तान में तो भले ही वो उर्दू का प्रयोग करते हैं, गाने तो उनके हिंदी के ही चलते हैं। सारे हिंदी फिल्मों के गाने वो देखते हैं। तो विश्व के बहुत से देशों में तेज़ी से संख्या हिंदी जानने वालों की बढ़ी है। कुछ देशों में ज़रूर अगर प्रमोशन किया जाए तो अच्छे चांसेज हैं, बहुत अच्छा काम हो सकता है। और जहाँ पे भारतीय लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे तो हिंदी पहुँची है, कोई उसमें समस्या नहीं है। कुछ देशों में प्रमोशन अगर भारत सरकार करती है तो निश्चित तौर पे, जैसे मॉरिशस से भी जो आपका सचिवालय है वो भी प्रयास कर रहा है, मॉरिशस से भी काफ़ी काम हो रहा है। तो इस तरह से हमें लगता है कि आने वाले 10 वर्षों में, वैसे आज भी हमारी अपनी मान्यता है, जो हमने आंकड़े पढ़े हैं, कि अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अंग्रेजी 6वें 7वें नंबर पे आती है। फ्रेंच भी महत्वपूर्ण है, इतनी आबादी है। चाइना में भी हिंदी का प्रभाव बड़ा है। आप पाकिस्तान में देख लें, सभी हिंदी जानते हैं उर्दू के संग में। आप नेपाल देख लें, भूटान देख लें, बांग्लादेश देख लें, ढेरों देश ऐसे हैं जहाँ हिंदी जानते हैं। तो हमें लगता है कि हिंदी का बहुत उज्ज्वल भविष्य है, और आने वाले 10 वर्ष में विश्व की नंबर 1 निर्विवाद, जिस पे कोई विवाद नहीं होगा, नंबर 1 भाषाओं में शामिल होगा। एक बहुत ही मार्मिक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा हिंदी को लेकर। हिंदी साहित्य जो है, अब प्रकाशित जो रचनाएं होती है उनको, उन सब को हिंदी साहित्य ने आत्मसात कर लिया। क्या हिंदी सिनेमा के हिंदी फिल्म के गाने को भी हम हिंदी साहित्य में गिने जा सकते? साहित्य के रूप में हम भले ही शामिल ना करें, लेकिन वो लोकप्रिय जरूर हैं, लोगों के दिल को छूने वाले हैं, लोग उन्हें गुनगुनाते हैं,
भले ही जो साहित्यिक रूपरेखा है उसमें हम उन्हें शुमार नहीं करते हैं, आज भी नहीं मानते हैं कि वो साहित्य की श्रेणी में हैं, लेकिन वो दिल को छूने वाले हैं, पूरी दुनिया में लोग गाते हैं इन जिनको रचनाएं बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत होती हैं। सुंदर होती है। निस्संदेह हिंदी फिल्मों की रचनाएं बहुत सुंदर है। अरविंद जी की बात को मैं एक थोड़ा सा आगे बढ़ाकर जोड़ना चाहता हूँ कि जबलपुर विश्वविद्यालय में और कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में हिंदी फिल्मी गीतों पर भी पीएचडी हुई हैं। अच्छा। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो साहित्य की मुख्य धारा के बाहर हैं। नीरज के गीत, नीरज के गीतों को महादेवी जी या अन्य लोगों के गीतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया गया, तो नीरज ने फिल्मों में गीत लिखे हैं, वो भी लिए गए हैं। तो हिंदी में फिल्मी जो गीत हैं या फिल्मी साहित्य है, वो मुख्य साहित्य धारा से बाहर नहीं है, उसका एक अंग है, छोटा अंश है लेकिन अंश है, और उसकी अपनी एक पहचान है। और वहाँ भी समावेशीकरण दिखता है। मेरा जूता है जापानी और पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो विश्व को कैसे हिंदी समेटती है, ये उसका एक उदाहरण है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अध्ययन है जिसमें उन्होंने बताया कि विश्व के 10 देश ऐसे हैं जो सबसे अधिक तकनीकी रूप से उन्नत हैं, समृद्ध हैं, और वो सर्वोच्च उच्च तकनीकी ज्ञान अपनी मातृभाषा में देते हैं। उनमें रूस है जो रूसी में पढ़ाता है, चीन है जो मंडेरियन में पढ़ाता है, जर्मनी है जो जर्मन में पढ़ाता है, जापान है जो जापानी में पढ़ाता है, और इसी तरह 10 वो देश जो सबसे पिछड़े हैं, विपन्न हैं, वो उच्च शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा को बनाएं, और उसमें वो कॉलोनी बने हुए देश हैं। जो जिस देश का कॉलोनी रहा है, दास रहा है, वहाँ उस देश की भाषा। और साइकोलॉजिस्ट एक बात और कहते हैं कि बच्चा अपनी मातृभाषा में जो बात सुनता है वो सबसे आसान लगता है, उसको बहुत जल्दी समझता है और सबसे अधिक देर तक याद करता है। तो मॉरिशस के संदर्भ में ये संयुक्त राष्ट्र संघ की समिति की रिपोर्ट और साइकोलॉजिस्ट का मत, मनोवैज्ञानिकों का मत, ये दोनों ये कहते हैं कि मॉरिशस में उच्च तकनीकी शिक्षा का माध्यम केवल और केवल हिंदी ही हो सकती है, और उसके लिए प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए। बहुत ही सुंदर। हमारी जो बातचीत चल रही है बहुत ही गहरी चल रही है, लेकिन देखते देखते कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए हैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। लेकिन आप लोग मतलब डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, असीम जी और संजीव वर्मा सैली जी, आप लोग आए हुए हैं साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था से जो पाया जाता है मुंबई में। तो आप लोगों के कार्य के लिए हम आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, और आप लोग ऐसे ही आते रहिए और हिंदी के में हो रहे विकास के बारे में हमको ज़रूर बताएगा, हम अपने दर्शकों को बताएंगे ज़रूर। नहीं, ये हमारा भी सौभाग्य है, और ये संस्थान बम्बई में इसका मुख्यालय है, लेकिन ये केवल बम्बई तक सीमित नहीं है। मैं जबलपुर से आता हूँ, आप झांसी दतिया से आते हैं, बाकी लोग और अलग अलग भारत के हिस्सों से आते हैं। ये संस्थान पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा सौभाग्य है कि हमको मॉरिशस वासियों के बीच में मिलने का, बैठने का, समझने का अवसर मिला। आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ आके जो पिछली बार मैंने यात्रा की थी, एक भारत बोध नाम की पुस्तक लिखी थी। भारत बोध में भारत का वर्णन नहीं है, मॉरिशस का ही पूरा वर्णन है। क्या बात है। और अपने जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ मैं मॉरिशस के बारे में बताता हूँ कि मॉरिशस कुछ भिन्न नहीं है, वो भारत का ही अपना एक छोटा भाई है, लघु रूप। तो इस बार जाके हमने शुरू में ही संकल्प किया था कि इस बार जाके जो नई चीज़ें जुड़ी हैं उसको और 100 पेज आगे बढ़ाएंगे। और उसमें आपने जो यहाँ आमंत्रित किया, इतने अच्छे अच्छे हम दोनों से प्रश्न पूछे, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश जी, एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ। जरूर। मॉरिशस के साहित्यकारों से आप परिचित हैं, भारत के साहित्यकारों से हम लोग परिचित हैं। अगले वर्ष हम एक ऐसा संकलन तैयार करें जिसमें आधे रचनाकार मॉरिशस के हैं, आधे भारत के हों, और हम लोग उसके ऊपर कुछ काम शुरू बहुत करें। ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो प्रतीक्षा करेंगे जरूर। जरूर, हम लोग अगली बार ऐसा करके आएंगे। तो आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय नमस्कार। मॉरिशस, जय भारत, जय हिंदी। तो आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाया, जरूर आप लोग साथ देते रहिए। हिंदी प्रेमी है आप, और अपने बच्चों को आप हिंदी सिखा रहे हो, जरूर सिखाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज, संभावनाएं बहुत सारी है हिंदी को लेकर, जैसे आप लोगों ने इस कार्यक्रम में सुना और देखा भी। तो इस अगले कार्यक्रम के लिए हमारी जरूर प्रतीक्षा कीजिए। तब तक हमारी ओर से नमस्ते।